हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग लेकर आए हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित कराई जाने वाली लोअर पीसीएस की परीक्षा के संबंध में, जो कि सितंबर में आपकी शेड्यूल्ड है। और 110% चांस है कि परीक्षा अपने समय पर ही होगी। अब बहुत सारे सवाल बच्चों के मन में आ रहे हैं, बहुत सारी क्वेरीज हैं। उन सारी क्वेरीज को एक एक करके हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्या रणनीति आपकी रहनी चाहिए अंतिम समय में, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो उससे पहले एक छोटा सा प्रमोशन है, हमारा ही प्रमोशन है कि लोअर पीसीएस की टेस्ट सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की है। 6 तारीख से स्टार्ट होगी, 6 अगस्त से स्टार्ट होगी। ये टेस्ट सीरीज का मेंटोरशिप प्रोग्राम है, जिसमें आपके अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा, क्योंकि हर बच्चे का स्तर अलग है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दो दो बार मेंस देकर बैठे हुए हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी 1 साल पहले से तैयारी स्टार्ट की है, कोई बच्चा बहुत ही इनिशियल फेज में है जिसको आंसर लिखना भी नहीं आ रहा, और कोई बच्चा बहुत आगे पहुंच चुका है। तो हर बच्चे की नीड जो है वो एक स्पेसिफिक है, इसीलिए ये टेस्ट सीरीज कम लोअर पीसीएस का मेंटोरशिप प्रोग्राम है, जिसमें आपकी एबिलिटी के अनुसार, आपकी क्षमताओं के अनुसार आपको गाइड किया जाएगा। 30 दिन का प्रोग्राम है, और 30 दिन के इस प्रोग्राम को करने के बाद जाहिर सी बात है कि आप काफ़ी अच्छा महसूस करोगे और आपको लगेगा कि मैंने बहुत कुछ अचीव किया इन 30 दिनों में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बात करते हैं लोअर पीसीएस का। इसमें टाइम आपके पास बहुत कम बचा है, ऑलमोस्ट 40 डेज बचे हैं। थोड़ा ज़्यादा होंगे 40 से, बट 40 डेज मान लेते हैं मोटा मोटा। इन 40 डेज में आपको लिखना भी सीखना है। इन 40 डेज में सारा कोर्स भी कंप्लीट करना है, और सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। तो क्या कुछ इसमें हो सकता है? सबसे पहली चीज़ तो है टेस्ट सीरीज़। कई बच्चे मुझे इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहे थे कि टेस्ट सीरीज़ लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए। ये देखिए, हर किसी बच्चे का अलग है। मैंने 2-3 बच्चों को मना किया है कि तुम टेस्ट सीरीज़ मत लगाओ। क्यों मत लगाओ? क्योंकि मैंने उनकी कॉपी देखी, अभी वो हमारे प्रोग्राम में थे, जो राइटिंग प्रोग्राम, एक माइक्रो राइटिंग प्रोग्राम हमारे चला था, उसमें थे। तो मैंने उनकी कॉपी देखी और उनसे मैंने साफ कहा कि आप मत लेना। क्यों? क्योंकि आप बहुत अच्छा लिख रहे हो पहले से ही, लिखने में आपकी प्रॉब्लम है नहीं। आपको क्या करना है, डेटा थोड़ा बहुत करंट वरेंट पढ़ने की ज़रूरत है, उस पर ध्यान दो, आप लिख लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे अगर बच्चे हैं, आपको लगता है कि यार मैं तो सिद्धहस्त बच्चा हूँ, मेरे तो एक आध मेंस वेंस दे दिए हैं, अब मुझे तो पता ही है कैसे लिखना है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं, तो मत लीजिएगा। अदरवाइज़ अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पहली बार दे रहे हैं, या ऐसे व्यक्ति हैं जिसका प्रैक्टिस नहीं है लिखने की, जिसको ये पता नहीं चलता है जब क्वेश्चन आता है तो कि मैं भटक जाता हूँ, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि लिखते टाइम भटक जाते हैं, तो ऐसा आपके साथ होता है, तो टेस्ट सीरीज ज़रूर लीजिएगा। मैक्सिमम 2 बहुत हैं, ठीक है। मिनिमम 1 लीजिएगा, मैक्सिमम 2। 2 टेस्ट सीरीज़ में काम आपको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है, ठीक है? और टेस्ट सीरीज़ ऐसे लीजिएगा, कई जगह क्या होता है ना, टेस्ट सीरीज़ हो गई होती है और उसके बाद वो लोग बेचते हैं, ऐसा नहीं। जहाँ पर अब स्टार्ट होंगी उनको लीजिएगा। उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपका और बच्चों के साथ-साथ आपकी कॉपी भी चेक होगी, तो उससे क्या होता है कि एक रेगुलरिटी बनी रहती है। तो ऐसी जगहों पे आप टेस्ट सीरीज़ लीजिएगा। 2 टेस्ट सीरीज़ लेना, कोई सी भी लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मेन चीज़ ये है कि आपका जो चेक कर रहा है वो थोड़ा सही से चेक करके आपको गलतियाँ बता दे। दूसरी चीज़, आपकी जो स्पीड है वो बन जाए उसमें, ठीक। अगली चीज़ क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, पीवाईक्यू पढ़ कर जाना। पीवाईक्यू 110% पढ़ के जाना, सब कुछ पढ़ लेना पीवाईक्यू का। पीवाईक्यू का मतलब है यूपी पीसीएस, ठीक है। पीवाईक्यू का जब मैं कहता हूँ तो इसका मतलब होता है यूपी पीसीएस, यूके पीसीएस, और आपका यूपीएससी। 3 ही पढ़ लोगे तो बहुत है। बिहार का और एमपी पीसीएस का भी पढ़ सकते हो, बट उनका थोड़ा पैटर्न अलग है, उनके देने का, क्वेश्चन देने का तरीका अलग होता है। यूपी पीसीएस, यूकेपीएससी और यूपीएससी के जो पिछले साल के पेपर हैं उनको अगर सॉल्व कर लोगे। अब यूपीएससी का कई बच्चों को टफ पड़ेगा पेपर, ठीक है। तो उसमें पूरा पूरा पेपर सॉल्व नहीं करना, उसका ये नहीं बैठना है कि लैंग्वेज के पीछे पड़ जाए। उसमें क्या करना है, जो की पॉइंट्स दिए हैं, मान लीजिए कि फेडरलिज्म से रिलेटेड उसने 4 लाइन का क्वेश्चन दिया, तो हमने क्या करना है, केवल फेडरलिज्म के ऊपर लिखना है कि इंडियन फेडरलिज्म कैसे काम करता है, इंडिया जो है किस तरह का फेडरेशन है, उस पर हमने काम करना है। जैसे उसने एक क्वेश्चन दिया था लास्ट टाइम कि भारत का और फ्रांस का जो राष्ट्रपति होता है उसके चुने जाने में क्या समानताएं हैं, क्या समानताएं हैं। इस तरह के क्वेश्चन छोटे छोटे कर लीजिए, लेकिन जो बहुत बड़े, बहुत लेंदी क्वेश्चन है, इसमें लैंग्वेज बहुत बड़ी है, उसमें केवल की पॉइंट उठाना है, बाकी चीज़ें छोड़ देनी है। क्वेश्चन उसने पूछा था गरीबी से रिलेटेड, तो उसमें हमने केवल गरीबी के ऊपर लिखना है कि भाई गरीबी की वर्तमान हालत क्या है, बस, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन आप पढ़ लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और कब से कब तक पढ़ने हैं, सन 2020 से स्टार्ट करना है, 2024 तक। 25 का तो अभी हुआ नहीं, यूपीएससी भी नहीं हुआ, तो 2024 तक के क्वेश्चन देख लें। 4 साल के क्वेश्चन आप देख लोगे तो आपकी 50% हेडेक तो खत्म जीएस का। 50% से ज़्यादा हेडेक इसमें जीएस का खत्म हो जाएगा, क्योंकि वही क्वेश्चन जगह जगह रिपीट होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, टेंशन फ्री रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ा है तो फिर डरना क्या, और नहीं पढ़ा है तो फिर भी क्या डरना, ठीक है। तो टेंशन ज़्यादा लेनी नहीं है, बिना टेंशन के आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में जाना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है करंट।
करंट तो पढ़कर ही जाना, बिना करंट के तो घुसना ही नहीं है अंदर, करंट को अच्छे से पढ़ना। इवन अब क्या हो रहा है, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब हिस्ट्री के क्वेश्चन भी हैं तो करंट बेस्ड हैं। अब करंट बेस्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन कैसे हो गया, मतलब हिस्ट्री का कोई हाल फिलहाल में, जैसे भी एनसीईआरटी बदली है, ठीक है, एनसीईआरटी बदली है तो मे भी क्या पता मुगलों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि मेन हल्ला जो था मुगलों को लेकर ही था। अभी उतना सल्तनत काल को लेकर भी उतना माहौल नहीं है देश में जितना मुगलों को लेकर है, तो मे भी मुगलों से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, मुगलों से मतलब स्थापत्य से रिलेटेड क्वेश्चन आपका बन सकता है, मुगल स्थापत्य से। पिछली बार ताजमहल आया था, इस बार कुछ और दे सकता है। तो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। हिस्ट्री को छोड़ दिए, आपका पॉलिटी, पॉलिटी में ऑलमोस्ट करंट रहता है। आईआर सब कुछ करंट है। आपका इकोनॉमी पूरा पूरा करंट है। आपका इवन जो एथिक्स का पोर्शन है वहाँ पे भी कुछ कुछ क्वेश्चन, कुछ कुछ घटनाएं जो हैं करंट से उठाकर दे दी जाती हैं। और सोसाइटी में तो करंट है ही है, सोशल हिस्ट्री में करंट है ही है आपका। इवन उत्तराखंड का भी जो करंट का मामला है, करंट के एक्ट वैक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो करंट पढ़कर बिल्कुल जाना, करंट के बिना घुसना मत अंदर। ठीक है, अब करंट कितने से कितने तक का पढ़ें, तो वैसे तो ये होता है कि भाई 1 साल तक का करंट आपको पढ़ना होता है, लेकिन अब 1 साल का करंट पढ़ने का टाइम नहीं है। तो लगभग लगभग पिछले साल का आप ये मान के चलो, मतलब इस बार का ये मान के चलो कि आप पिछली बार का नवंबर से पढ़ना, ठीक है, 2024 के नवंबर से पढ़ना, और लगभग लगभग आपका मई तक पढ़ लेना। यानी कि 5 6 7 7 महीने लगभग लगभग हो गए, तो इतना काफ़ी हो जाएगा। मई तक का पढ़ लोगे तो काम चल जाएगा। जून से रिलेटेड घटनाएं थोड़ा कम आने की उम्मीद है, तो मेरे ख्याल से नवंबर से मई तक सफिशियंट होगा। वैसे नियम तो ये कहता है कि आपको क्या करना चाहिए था, अगस्त से लेकर जून तक का पढ़ना चाहिए ना, लेकिन इतना लंबा अगर नहीं पढ़ते हो आप तो कम से कम मई तक का तो पढ़कर ही जाना। जून का पढ़ लोगे तो अच्छी बात है। ठीक, तो अगला, सिलेबस कंप्लीट करना है कि नहीं करना है, बिल्कुल मत करना। सिलेबस कंप्लीट करने का टाइम गया। जो लोग सोच रहे हैं कि हम सिलेबस कंप्लीट करें, एक एक पॉइंट देखें, वैसे भी सिलेबस कभी किसी का कंप्लीट आज तक हुआ नहीं। मान लो आपका इसमें दिया है संविधान, दिया है आपके, उसमें एक टॉपिक है संविधान। अब संविधान का टॉपिक दिया है तो संविधान के अंदर क्या होगा ये कहीं स्पेसिफिकली बताया नहीं, उसने स्पेसिफाई नहीं किया कि भाई संविधान के अंदर अंदर ये चीज़ें मैं पूछूंगा। 2 3 चीज़ों के उसने दिए हैं नाम, बाकी चीज़ें वो रैंडम पूछ देता है। तो पूरा संविधान पढ़ के नहीं अगर बैठोगे तो कम से कम हमारा 500 पन्ने का संविधान तो होगा ही। 500 पन्ने का पढ़ने बैठोगे तो फिर बाकी चीज़ कब पढ़ोगे ना। तो सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है। वही बात मॉडर्न हिस्ट्री की है। मॉडर्न हिस्ट्री का उठाओगे तो 800 पन्ने की स्पेक्ट्रम है, 800 पन्ने की स्पेक्ट्रम पढ़ने बैठोगे तो बाकी चीज़ें कब करोगे। अगर आप सिलेबस कंप्लीट करने के लिए जाओगे तो उत्तराखंड का ही इतना ज़्यादा सिलेबस है, उत्तराखंड के इतिहास को ही अगर हम निकाल के देख लें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उसमें पढ़ सकते हैं हम, लेकिन उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। क्या करना है हमें, अभी सिलेबस नहीं करना है। तो करना क्या है, हमें क्या करना है, पी वाई क्यू प्लस टेस्ट, TEST टेस्ट, बस ये 2 चीज़ें जो है अधिक से अधिक करो। जितना अधिक करोगे अंतिम समय में PYQ और टेस्ट, उतना ज़्यादा आपके होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर आप सिलेबस के पीछे भागोगे तो 30 दिन 40 दिन में आज तक किसी का सिलेबस नहीं हुआ, ये बहुत ही असंभव चीज़ है। अभी मेन चीज़ है हम PYQ और टेस्ट सीरीज लगाएंगे तब भी बहुत अच्छा कर जाएंगे आप। अगर खुद से पढ़ो, खुद से क्वेश्चंस के आंसर लिखना शुरू कर दो, एनसीईआरटी के पीछे जो आंसर होते हैं वो लिखना शुरू कर दो, PYQ सारी सारी करना शुरू कर दो, तो आप ये मान के चलो कि आप 50% से ज़्यादा की जंग जीत चुके हो। तो मेरे ख्याल में सबसे बढ़िया तरीका अभी यही है कि हम PYQ को करें, वो सबसे बेहतर है। सिलेबस को भी हम छोड़ दें, ये जो जिद है, ये हट है, इसको हम छोड़ दें। इनोवेशन जो है, इनोवेशन के लिए समय अभी ज़्यादा नहीं गया है। इनोवेशन करना ज़रूरी है, खासकर आंसर राइटिंग जब आप करते हो। ठीक है, आंसर राइटिंग में इनोवेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन केवल इनोवेशन की ज़रूरत नहीं होती, उसके साथ नॉलेज भी ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आपसे मैं पूछता हूँ कि भाई भारत का जो सेक्युलरिज्म है वो और अमेरिका का जो सेक्युलरिज्म है वो, उसमें अंतर क्या है। तो अब क्या करोगे, आपने मतलब लिख दिया भारत का सेक्युलरिज्म, अमेरिका का सेक्युलरिज्म, और इनके बीच में ऐसे लाइन डाल दी। यहाँ पे आपका क्या हुआ, आपने अंतर बताना शुरू कर दिया। ठीक है, ये बढ़िया तरीका है। लेकिन अब इसमें इनोवेशन करने के लिए कई लोग क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा और ज़्यादा चमकाने की कोशिश करते हैं, और फिर क्या करते हैं इसमें नीचे की तरफ भारत का सेक्युलरिज्म और ये इसका अमेरिका का जो सेक्युलरिज्म है वहाँ पे क्या है, ऐसे ऐसे करके है, मतलब राज्य और धर्म जो है अलग अलग है। इंडिया में जो है राज्य और धर्म एक साथ है, तो इस तरीके से बनाने का प्रयास करते हैं। वो सब ठीक है, आप ये डायग्राम बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इनोवेशन करते हो तो अच्छी बात है, लेकिन मेन चीज़ क्या है, आपके कंटेंट पे दम होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी किसी आंसर में होता है कि आपके कंटेंट में दम होना चाहिए। कंटेंट में दम का मतलब क्या है कि आपसे जो पूछा जा रहा है, पहली तो आपका जो आंसर होना चाहिए टू द पॉइंट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, इधर उधर भटकना नहीं चाहिए आंसर ने। अब मैं पूछ रहा हूँ भारत अमेरिका और आप लिख दे रहे हो भारत पाकिस्तान, वो नहीं होना चाहिए। टू द पॉइंट हो पहले आपका आंसर। दूसरी चीज़ हो, आपका वर्ल्ड लिमिट के अंदर हो। ठीक है, WRD वर्ल्ड लिमिट के अंदर हो। ठीक, ये थोड़ा सा मोटा हो गया, इसको पतला करें।
चलिए छोड़ देते हैं अभी, उसके बाद देखेंगे। वर्ड लिमिट होनी चाहिए आपकी, ठीक है, वर्ड लिमिट के अंदर होना चाहिए, आंसर टू द पॉइंट होना चाहिए, वर्ड लिमिट के अंदर होना चाहिए। तीसरी चीज़ होनी चाहिए आपके करंट होना चाहिए, उसके अंदर करंट नहीं है तो फिर वो आंसर काम का नहीं है। करंट बहुत ज़रूरी है। अब हर चीज़ में करंट तो हो नहीं सकता, हिस्ट्री में तो करंट नहीं हो सकता। कोई अगर घटना है तो लिख सकते हो कि भाई हाल फिलहाल में हिस्ट्री का ये यहाँ मिला था, या हाल फिलहाल में राजनीतिक रूप से कुछ घटनाएं हुई थी, वो लिख सकते हो। लेकिन जैसे पॉलिटी है, जैसे आपका इकोनॉमी है, ये इंटरनल सिक्योरिटी है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, वहाँ पे आपका करंट डालना चाहिए। चौथी चीज़ आपका डाटा बहुत ज़रूरी है। अगर डेटा नहीं है आपका, खासकर समाज का, सोसाइटी वाले में डेटा नहीं है तो खाद खत्म है, फिर वो कूड़ा है, ठीक है। डेटा बहुत ज़रूरी होना चाहिए। पांचवी चीज़, ज्योग्राफी में अगर आपका डायग्राम नहीं है तो फिर वो भी कूड़ा है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना कि भाई हम इनोवेशन तो करें आंसर में, लेकिन साथ साथ कंटेंट मजबूत होना चाहिए। और कंटेंट कैसे मजबूत होगा, जब उसको कई कई बार पढ़ा जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ पीवाईक्यू को कम से कम 2 से 3 बार आप लोग देख कर जाना। आपको काफ़ी सारी चीज़ उसमें मिलेंगी, काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी। 100% क्वेश्चन किसी को नहीं आते। जो टॉपर भी होगा ना, वो भी 100% क्वेश्चन नहीं जानता होगा। कोई नहीं जानता, कोई जान ही नहीं सकता। यूपीएससी जिसने टॉप किया होगा, उसे भी 100% क्वेश्चन के आंसर 100% तरीके से नहीं आते, मतलब 100% एफिशिएंसी के साथ नहीं आते होंगे। तो उसने भी क्या किया, अपनी प्रीवियस नॉलेज को, अपनी पीवाईक्यू की नॉलेज के आधार पर, अपने टेस्ट सीरीज की नॉलेज के आधार पर उसको टैकल कर दिया। मतलब बाकी में मान लीजिए उसके 10 में से 7 नंबर आए, तो जो ऐसे क्वेश्चन थे थोड़ा टफ थे, उसमें वो 10 में से 3-4 लाया, तब भी काम चल गया। ठीक है, तो घबराना नहीं है। क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत। ऐसा मत करना कि भाई मैं क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन मुझे नहीं आया मैंने छोड़ दिया, 2 छोड़ दिया, ऐसा मत करना। अगर आपने 2-3 क्वेश्चन छोड़ दिए तो उसके मतलब यह है कि आपके सिलेक्शन होने के चांसेस जो हैं कम से कम 70% रिड्यूस हो चुके हैं, अगर आपने 2-3 क्वेश्चन छोड़ दिए। क्यों? 2-3 क्वेश्चन छोड़ने का मतलब है, अगर किसी ने बहुत बेकार भी अटेम्प्ट किया होगा तब भी उसको 8, 9 या 10 नंबर मिले होंगे, और आपने वो 10 नंबर छोड़ दिए। तो इसका मतलब यह है कि आपके 70% चांसेस रिड्यूस हो गए। तो इनोवेशन करना है आंसर में, लेकिन टू द पॉइंट, और कंटेंट सही होना चाहिए, हैंड राइटिंग पढ़ने लायक होनी चाहिए। बाकी चीज़ें तो बात की बात है, ठीक है। एक चीज़ है लिमिटेड। लिमिटेड होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, ठीक है। हर चीज़ में एक लिमिट होनी चाहिए। वही बात है, पढ़ने में भी एक लिमिट होनी चाहिए। कितना पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ, कहाँ से पढ़ूँ? जैसे मैंने अभी आपको सेक्युलरिज्म वाला दिया था कि सेक्युलरिज्म क्या है इंडिया का और अमेरिका का। तो इस सेक्युलरिज्म वाले में क्या है कि आपको केवल कितना लिखना पड़ेगा। मान लीजिए मैक्सिमम अगर बड़ा भी क्वेश्चन आता है तो 20 लाइन आप लिखोगे, ठीक है। अब इसी टॉपिक पे 10 किताबें पढ़कर फ़ायदा है? नहीं है ना। ये 10 किताबें पढ़ लोगे तब भी तो आपका वही 10 नंबर का क्वेश्चन, 10-12 नंबर का क्वेश्चन आएगा। उससे या तो आएगा नहीं। तो बहुत ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा करके क्या करोगे? मैंने तभी देखा कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, आज वो दिल्ली मुखर्जी नगर में, प्रयागराज में जो है टीचर बने बैठे हैं। जैसे बहुत जो टैलेंटेड थे उनके एग्ज़ाम नहीं निकले, 6-6 मेंस दिए, 6 मेंस दिए हैं। नॉलेज की कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या है, एग्ज़ाम क्यों नहीं निकला? मेन कारण ये है कि सब कुछ पढ़ने की ज़िद है। एक ईगो है कि भाई मैं ये भी पढ़ जाऊँगा, मैं ये भी पढ़ दूँगा, मैं ये भी पढ़ दूँगा। मैं अगर भारत की इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ रहा हूँ तो कतई मुझे जनरल बिपिन रावत बन जाना है, उसमें एक-एक चीज़ मुझे याद कर लेनी है, एक-एक छावनी का नाम याद कर लेना है, शैम मानेकशॉ बन जाना है, ऐसा नहीं करना है। जितना एग्ज़ाम में पूछा जाता है, 10, 15, 20 लाइनें पूछी जाती हैं, वही 20 लाइनें लिखनी है बस। तो लिमिटेड होकर लिखो। मैं ये कहता हूँ जो पिछले साल के पीवाईक्यू आपके आए हैं, उसका हर टॉपिक उठाओ, उसमें 20 या 30 लाइनें लिख लो, बस। 30 लाइनें लिखते हो, जब एग्जाम में बैठोगे तो कुछ भूल जाओगे, 20 एक लाइन लिख कर आ जाओगे, काम आपका चल जाएगा। उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ना, बहुत ज़्यादा कोचिंग में भाग रहे हैं, यहाँ वाली कोचिंग में भाग रहे हैं, उधर कोचिंग में भाग रहे हैं, 50 लोगों से पूछ रहे हैं, मतलब नहीं बनता। वो भटकाव है, फिर भटकाव हो जाएगा तो फिर आप नहीं कर पाओगे। खासकर लास्ट के 30 दिन 40 दिन में भटकाव बिल्कुल नहीं होना। इसमें जो तैयारी रखनी है वो क्या करनी है, अपनी पीवाईक्यू बेस्ड और टेस्ट सीरीज बेस्ड रखनी है बस। टेस्ट सीरीज बेस्ड रखनी है, बाकी आपको यहाँ वहाँ इधर उधर दाएं बाएं नहीं जाना है। पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज के ऊपर नहीं निकलना है, ठीक है। ये रही बात। इसके अलावा एक बच्चा मुझे कह रहा था कि सर हम लोग जीडी कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक। अगर आपके पास ऐसे लोग हैं, ऐसे इंटेलेक्चुअल लोग हैं जो आपको करेंगे, आपके साथ ग्रुप डिस्कशन करेंगे और आपकी नॉलेज को इन्हांस करेंगे, तो आप ज़रूर जीडी कीजिए। पर अगर कोई व्यक्ति है जो बहुत ही मतलब आपसे हल्के स्तर पर है, अभी उसके साथ जीडी कर आपको बहुत फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर कोई व्यक्ति है, कोई 2 तैयारी करने वाले हैं तो जीडी कर सकते हैं। इवन मैं तो कहता हूँ कि अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा जेलसी वाली भावना नहीं है, तो एक स्वस्थ कंपटीशन की भावना है, तो जो भी पढ़ते हो वो किसी व्यक्ति को पढ़ा दो। अगर आपने जो पढ़ा वो किसी व्यक्ति को पढ़ा दिया तो फिर क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, ठीक है। ये बहुत अच्छा तरीका है अपने कॉन्सेप्ट को बड़ा करने का, अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छा करने का। कई बच्चे होते हैं, खासकर लोग ये सोचते हैं ना कि मैं मुझे आ गया, मैं इसको पढ़ा दूंगा तो फिर ये निकल जाएगा, मैं रह जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। ये बहुत छोटी सोच होती है। अगर आपको कुछ आता है, किसी को बता दोगे तो उससे क्या होगा,
आपका नॉलेज बढ़ता है, ठीक है? और ऐसा नहीं होगा कि आपने उसको दे दिया फिर तो आप भूल जाओगे, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए डरो मत, जीडी कर सकते हो। अगर आपके पास अच्छे लोग हैं तो ज़रूर करना। अच्छे लोग हैं, कोई चेक करने वाला है तो अपनी कॉपी भी आप एक-दूसरे को दिखा सकते हो। उससे क्या होता है कि दूसरा व्यक्ति भी सीखता है, आप भी सीखते हो बहुत कुछ, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मोटी-मोटी किताबें पढ़ने का टाइम गया, स्पेक्ट्रम को बाय-बाय कर दो अब, ठीक है? जिसके पास नोट्स बने होंगे तो ठीक है स्पेक्ट्रम के, अदरवाइज़ स्पेक्ट्रम पढ़ने का टाइम नहीं है। आपके पास ज्योग्राफ़ी जो है, ज्योग्राफ़ी को अगर आप देखो, आपके पास खुल्लर-वुल्लर पढ़ने का टाइम नहीं है। नोट्स बने हैं तो नोट्स को ही दोहराना, नोट्स नहीं बने हैं तो फिर क्या करना है, पीवाईक्यू की तरफ भागना है, पीवाईक्यू ही पढ़ डालने हैं अच्छे से। इसके अलावा आपको कोचिंग, अभी एक बच्चा मुझे कह रहा था सर एक किसी पर्टिकुलर कोचिंग ने कुछ कोर्स लॉन्च किया है, तो क्या मैं वो कोर्स ले लूँ? कोर्स लेने का तो टाइम ही नहीं है भाई साहब, कोर्स तो बिल्कुल मत जाना, ठीक है? कोई व्यक्ति अगर कह भी रहा है कि मैं आपको 1 महीने में सारा कोर्स कंप्लीट करा दूँगा, तो फिर तो वो आपको क्या कर रहा है, ठग रहा है। 1 महीने में कोर्स कंप्लीट नहीं हो सकता, अब तो शॉर्टकट और ट्रिक्स का टाइम आ गया है ना, तो 1 महीने में कोर्स कंप्लीट होना असंभव बात है, कोई भी व्यक्ति नहीं करा सकता, और करा भी देगा तो फिर वो ऐसे कराएगा कि आपकी कुछ समझ में नहीं आएगा। तो कोर्स-वोर्स के चक्कर में मत पड़ो। अभी मेन चीज़ टेस्ट सीरीज़, पीवाईक्यू और अपने ऊपर बिलीव रखो। अधिक से अधिक लिखो, अधिक से अधिक पढ़ो, अधिक से अधिक फैक्चुअल चीज़ें उसमें डालने का प्रयास करो। अधिक से अधिक जो होता है अभी हाँ, एक आंसर राइटिंग को लेकर भी है। आंसर राइटिंग को लेकर बहुत ज़्यादा क्या है, मछली बना दी मैंने देखो, ठीक है? आंसर राइटिंग को लेके बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, आंसर राइटिंग क्या करनी है, क्या नहीं करनी। कुछ मत करो, जो पूछा है लिख दो बस। उसका इंट्रो कैसे बनाएँ, उसका बीच का बॉडी कैसे बनाएँ, उसका अंदर कंक्लूज़न कैसे लिखें, कुछ नहीं करना। सिंपल, पूछा जा रहा है अकबर क्या है? अकबर राजा है, ठीक है? आम क्या है? आम एक फल है, ठीक है? अकबर मुगलकालीन राजा था, आम एक फल होता है। शेर क्या होता है? शेर एक जानवर होता है, जंगल का राजा भी कहते हैं, बात खत्म। तो सिंपल-सिंपल चीज़ें लिखो। अब मैं कहूँगा ये नहीं, वैसे तो बहुत तरीके की दुनिया में शेर पाए जाते हैं, लेकिन भारतीय शेरों की बात ही अलग है, ये वो, इस तरह का नहीं, फालतू नहीं। भाषणबाज़ी नहीं करनी, भाषणबाज़ी कौन सुनेगा आपकी, कौन इतना चेक कर देगा, किसके सर पे इतनी दर्द हो ना, बहुत दिक्कत हो जाती है। जब आदमी ने बहुत बड़ा-बड़ा लिखा हो, भाषणबाज़ी कर रहा हो, सॉलिड चीज़ें नहीं लिखी हो, तो फिर वो काट दी जाती हैं, उसका कोई इम्पैक्ट आप नहीं पड़ेगा। यहाँ पे कोई संसद थोड़ी चल रही है ना जो भाषणबाज़ी की जाए। तो इसलिए टू द पॉइंट लिखो, एक्यूरेट लिखो, करेक्ट लिखो, सीधा आंसर लिखना स्टार्ट कर दो। बिल्कुल भी भूमिका मत बनाना, छोटे क्वेश्चन में तो बिल्कुल मत बनाना, बड़े में थोड़ा बहुत बना सकते हो। तो इसके अलावा भी अगर दिल में कोई डाउट आता है, कोई शक आता है कि मुझे ये चीज़ पूछनी चाहिए, वो चीज़ पूछनी चाहिए, तो आप पूछ सकते हो। मेल आईडी वही है, क्या है? जॉब मेंटोर, MENTOR, मेंटोर जॉब @gmail.com, ठीक है? जॉब मेंटोर जॉब @gmail.com, ठीक है? तो इस पे आप कर सकते हो, मेल करके पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे जुड़े हो टेलीग्राम से पूछ सकते हो, और अगर किसी अन्य प्लेटफॉर्म पे जुड़े हो तो वहाँ पे आप पूछ सकते हो। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखें आप लोग अपना। धन्यवाद।